हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु। वेलकम टू पोलवार कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास। मैं आज आपके सामने तीसरा चैप्टर लेकर आया हूँ, वृद्धि और विकास का। और इसके अंदर हम जानेंगे कि वृद्धि विकास का मतलब क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, और वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत हैं कुछ उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले वृद्धि। वृद्धि क्या है? वृद्धि का मतलब अगर हम बात करें ग्रोथ, क्या बात करें? ग्रोथ। तो वृद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ। और ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जब हमारा शरीर का आकार बढ़ता है या वजन बढ़ता है, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के कुछ बदलाव होते हैं, चाहे वो आकार के द्वारा हो, चाहे वो भार के द्वारा हो, यानी वजन के द्वारा हो, उन सबको हम क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। और वृद्धि जो होती है वो सिर्फ एक टाइम पीरियड तक चलती है, यानी कि एक समय तक चलती है, हमेशा नहीं चलती है। और जब उसमें परिपक्वता आ जाती है तो वह क्या हो जाती है? वह रुक जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक एज आने के बाद आप लोगों की हाइट बढ़नी बंद हो जाएगी। वजन का क्या है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कभी कभी होता रहता है, अदरवाइज वजन भी जो है वो काफ़ी हद तक कांस्टेंट हो जाता है। फिर बहुत बीमारी हो या बहुत अच्छा खाना पीना हो तो घटेगा या बढ़ेगा। देन अब बात करते हैं विकास की। विकास को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जब हमारा मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, अम, शारीरिक, किसी भी तरीके का अगर हमारे अंदर परिपक्वता आती है, हमारे विचारों में भी परिपक्वता आती है, विचार बदलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हम विकास बोलते हैं। और हमारा जो विकास है वो क्या होता है? वो जीवन भर चलता है, क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चा गर्भावस्था से लेकर जीवन भर यानी लाइफ टाइम तक चलता है। यानी जब वो पैदा होता है तब से उसके अंदर विकास होना शुरू होता है, और जब तक वो मरता नहीं है बूढ़ा होकर, तब तक उसके अंदर विकास चलता है। आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। देखिए, वृद्धि क्या होती है? वृद्धि जो होती है वो बाहरी रूप होती है। क्या होती है? बाहरी रूप। और बाहरी रूप का मतलब कि इसके अंदर शारीरिक विकास आएगा। क्या आएगा? शारीरिक विकास। लेकिन शारीरिक बदलाव आएगा। और विकास जो होता है इसके अंदर शारीरिक, मानसिक, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले विकास की डेफिनेशन बताई थी, मानसिक, और अगर आप बात करें तो बौद्धिक, संवेगात्मक, ये सभी चीज़ें आती हैं। बौद्धिक, संवेगात्मक, ये क्या होता है? ये आंतरिक एवं बाहरी दोनों तरीके से होता है। वृद्धि क्या होती है कि कुछ समय पश्चात रुक जाती है, और विकास क्या होता है? जो विकास होता है वो निरंतर चलता है। क्या चलता है? निरंतर चलता है। दो दो अंतर मैंने आपको बता दिए विकास और वृद्धि के अंदर, और अब आगे अंतर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब तीसरा अंतर, अगर मैं तीसरे के अंतर की बात करूँ तो जो वृद्धि होती है वो कभी भी एक सीक्वेंस में नहीं चलती है, यानी कि वो क्रम अनुसार नहीं चलती है, क्रम के अनुसार नहीं चलती है। ठीक है। और जो विकास है वो हमेशा क्या होता है? वो एक निश्चित क्रम में होता है, क्रम के अनुसार नहीं होता है। और विकास एक निश्चित क्रम में होता है। देखिए, अंतर मैं अगर आपको बताऊं, अंतर मैं आपको बताऊं तो अंतर क्या आएगा? अंतर आएगा सबसे पहला कि जो वृद्धि है उसके अंदर हमारी जो लंबाई है वो कभी बढ़ती है तो कभी हमारा वजन बढ़ता है, यानी कि वो क्रम के अनुसार नहीं चल रही है, नहीं चलती। लेकिन अगर मैं विकास की बात करूं तो विकास क्या होता है कि जितना विकास हम लोगों को डेवलप करना होता है, चाहे वो मानसिक हो, सामाजिक हो, जितना हम चाहेंगे उतना हम विकास कर सकते हैं, उतना हम विकास कर सकते हैं। अगले नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो जो वृद्धि है वो हमेशा एक सकारात्मक होती है, यानी कि उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आते हैं। वृद्धि क्या होती है? सकारात्मक होती है, क्योंकि कभी भी किसी की हाइट बढ़ती है तो हाइट बढ़ती है, हमेशा कभी घटती नहीं है। आपने देखा होगा कभी किसी की हाइट नहीं घटी होगी। और विकास क्या होता है? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके का होता है। क्योंकि इसके अंदर विचारों की अगर मैं बात करूं तो विचार हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। नेक्स्ट, देखिए, सकारात्मक विकास और नकारात्मक भी बता दिया मैंने। अब उसके आगे अगर बात करूं, ये मुझे आपको लिखकर बताना पड़ रहा है इसलिए काफ़ी ज़्यादा
मुझे स्लो काम करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार में ये इरेज अगर मैं करूँगा तो मेरा सब कुछ इरेज हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारा का सारा भी फिलहाल इसी के लिए ही इसी के साथ लिखा था। और नेक्स्ट जो आता है पॉइंट, देखिए अगर इसमें बात की जाए कि जो वृद्धि होती है इसको क्या कर सकते हैं हम, इसका हम माप सकते हैं, वृद्धि को हम माप सकते हैं, लेकिन विकास को हम कभी भी, विकास का मापन हम नहीं कर सकते, क्योंकि विकास में सिर्फ हम मानसिक विकास को नाप सकते हैं, अदरवाइज हम जो सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है, हम उसका मापन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि मापन नहीं कर सकते। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वृद्धि जो होती है वो क्वांटिटेटिव नेचर की होती है, यानी कि मात्रात्मक यानी परिमाणात्मक होती है। क्या होती है? परिमाणात्मक होती है। लेकिन जो विकास होता है वो क्वांटिटेटिव देन क्वालिटेटिव दोनों होता है, यानी कि इसमें मात्रात्मक भी होता है और ये गुणात्मक भी होता है। और वृद्धि की अगर बात करूं तो वृद्धि का एक स्तर के बाद क्या है कि रुक जाती है, वृद्धि जो है वो एक स्तर के बाद रुक जाती है। लेकिन विकास क्या होता है, मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया था कि वो लाइफ टाइम चलता है। वृद्धि क्या है? वृद्धि एक मूर्त अवस्था है, यानी कि इसको हम छू सकते हैं, यानी कि कंक्रीट है। क्या है? कंक्रीट है। लेकिन विकास क्या है? विकास जो है वो अमूर्त है। क्या है? अमूर्त, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नेचर का है, यानी कि इसको हम छू नहीं सकते, इसको हम छू नहीं सकते। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे आता है वृद्धि जो है वो रेखीय होती है। कैसी होती है? रेखीय होती है, यानी कि वृद्धि सीधी सीधी होती है हमेशा। लेकिन जो विकास होता है वो रेखीय नहीं होता है, यानी कि वर्तुलाकार का होता है, यानी कि स्पाइरल होता है। कभी विकास ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, कभी तीव्र गति से बढ़ता है, कभी कम होता है। तो वृद्धि होने से विकास हो सकता है और नहीं भी, लेकिन विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। वृद्धि हो या ना हो, विकास होगा ही होगा, क्योंकि कभी कभी किसी व्यक्ति की अगर हाइट नहीं बढ़ती या वजन नहीं बढ़ता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर नैतिक विकास या सामाजिक विकास नहीं होता। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत। देखिए सबसे पहले आता है निरंतरता का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास लाइफ टाइम चलेगी, यानी कि जन्म से मृत्यु तक विकास हमेशा होता रहेगा, जन्म से मृत्यु तक। सेकंड पॉइंट आता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब है कि जो विकास है वो प्रत्येक व्यक्ति का विकास अपने तरीके से होता है, यानी कि अलग अलग होता है। तो किसी के अंदर किसी की गति जो है वो तीव्र होती है, तो किसी के विकास की गति क्या होती है? वो मध्यम होती है, यानी कि धीमी होती है। किसी की विकास की गति धीमी होती है तो किसी की विकास की गति तेज होती है। तीसरा आता है भिन्नता का सिद्धांत। देखिए विकास को अलग अलग अवस्थाओं में, यानी कि जितनी भी स्टेजेस होते हैं, चाहे वो गर्भावस्था हो, चाहे वो शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो या किशोरावस्था हो, सभी अवस्थाओं में विकास की जो गति होती है वो क्या होती है? वो अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। और ये गति सभी के अंदर कभी धीमी होती है तो कभी तेज होती है। और शरीर के अंगों की गति में भी भिन्नता पाई जाती है, यानी कि कभी कोई अंग बढ़ रहा होता है तो कभी कोई अंग दूसरा बढ़ रहा होता है। तो इस प्रकार अंगों का जो विकास होता है वो भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विकास अवस्थाओं में अग्रसर होता है। इसका मतलब क्या कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहली अवस्थाओं का मतलब है कि प्रीनेटल, यानी कि गर्भावस्था आएगी पहले, देन उसके बाद शैशवावस्था आएगी। पहले क्या आएगी? शैशवावस्था आएगी। देन उसके बाद शैशवावस्था के बाद बात की जाए तो बाल्यावस्था आएगी, बाल्यावस्था आएगी।
और उसके बाद किशोरावस्था आएगी। क्या आएगी? किशोरावस्था। देन प्रौढ़ावस्था, ऐसा करके अवस्थाएं आएंगी। तो देखिए विकास अवस्थाओं में अग्रसर होता है। ऐसा नहीं है कि सीधा बच्चा बड़ा हो सकता है, इसका एक सीक्वेंस है। पहले प्रीनेटल यानी कि गर्भावस्था आएगी, देन इन्फेंसी शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, किशोरावस्था आएगी। और इसमें जो पूर्व की अवस्थाएं होती हैं यानी कि अर्ली स्टेज जो होती है डेवलपमेंट की, वो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होती है उत्तर की अवस्थाओं से। इसके अंदर जितनी भी ये अवस्थाएं होती हैं, हर अवस्था की अपनी अपनी विशेषता होती है। आगे बढ़ते हैं। आता है पूर्व अनुमान का सिद्धांत। देखिए पूर्व अनुमान का मतलब है कि विकास का हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि भविष्यवाणी की जा सकती है विकास की। विकास का अनुमान हम लगा सकते हैं क्योंकि हमें पहले से पता लग जाता है कि विकास किस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि किस दिशा में जा रहा है। ठीक है। आता है छठा पॉइंट, समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत का मतलब है कि दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं होते। लेकिन अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों में जो विकास का क्रम होता है वो हमेशा समान होता है। विकास का क्रम समान होता है। जैसे कि बच्चों में खेलना कूदना, बच्चों का खेलना कूदना, ठीक है, भागना, उनका उठना चलना, ये सभी जो गुण हैं समान ही विकसित होते हैं। नेक्स्ट आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है और कई बार आ चुका है। देखिए विकास की दिशा का सिद्धांत का मतलब है कि जो हमारा विकास होता है वो हमेशा सिर से शुरू होता है। सिर से कहाँ तक जाता है? कहाँ? पैर। सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले बच्चा जो होता है वो सिर को हिलाता है, फिर अपने जो धड़ होता है उसको स्थिर करता है, उसके बाद शरीर के अन्य भागों को स्थिर करता है। अगर इसकी बात की जाए कि जब विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है, सिर के पैर की तरफ होती है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे मस्तक अधोमुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्तक अधोमुखी। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल। क्या बोलेंगे? CEPHALOCAUDAL। ये वो अवस्था जब विकास जो होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। अब दूसरी की बात करें, जब सिर से विकास, फिर दूसरी अगर इसी में आता है एक नंबर में कि जब विकास का जो क्रम है यानी विकास का जो सीक्वेंस है वो सेंटर से शुरू होता है। कहाँ से? मध्य से शुरू होकर मध्य से कहाँ आता है? बाहरी तरफ आता है। मध्य से बाहर की तरफ आता है, यानी कि निकट से दूर की तरफ पहुंचता है। निकट से दूर। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को बोलेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी कि समीप दूर अभिमुख। मैं इसको लिख देता हूं। देखिए क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल। अगर इसको मैं हिंदी में बात करूं तो इसको बोलेंगे समीप दूर अभिमुख। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आता है एकीकरण का सिद्धांत। तो देखिए एकीकरण का गुण का मतलब क्या है कि जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करें ना, तो वो एकीकरण कहलाता है। यानी कि अगर आपको पता हो कि सबसे पहले जो बच्चा होता है वो अपने आर्म्स यानी कि बाजुओं को हिलाता है, बाजुओं को हिलाएगा, देन उसके बाद वो फिंगर को हिलाएगा और फिर वो पूरे हाथ को हिलाएगा। जो उसके आर्म्स होते हैं पहले उनको हिलाएगा, फिर उनके फिंगर्स, फिर अपनी फिंगर्स को हिलाएगा, देन पूरे हैंड को हिलाएगा। तो जब बच्चा किसी काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करता है तो वो एकीकरण कहलाता है। अब नेक्स्ट आता है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रकृति का सिद्धांत। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो विकास होता है वो रेखीय नहीं होता। मैंने अभी आपको डिफरेंस में बताया था कि विकास जो होता है वो रेखीय नहीं होता। विकास कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। ऐसा
कि कभी कभी विकास की गति जो होती है वो बढ़ती है तो कभी कभी कम होती है, यानी विकास स्थिर या जो नियमित गति है उससे नहीं होता। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बता दिया कि वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रकृति का मतलब क्या होता है, कि जो हमारा विकास होता है वो कभी भी रेखीय नहीं होता, वो कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, यानी कि उसकी गति कभी धीमी तो कभी तेज हो सकती है। आता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जो बच्चा होता है वो सामान्य क्रियाएं करता है और उसके बाद वो विशिष्ट क्रियाएं करता है। जैसे कि अगर बात की जाए उदाहरण के लिए, तो जो बच्चा होता है वो अपनी उंगलियों से अपने चारों तरफ जुड़े हुए कपड़े को सामान्य रूप से पकड़ना सीख लेता है। बाद में वह उन्हीं उंगलियों से पेन या ग्लास कप आदि का प्रयोग करता है पकड़ने के लिए। तो देखिए जब वो उंगलियों को मिलाकर सबको जो कपड़े पकड़ रहा है वो सामान्य है, और विशिष्ट क्रिया उन्हीं उंगलियों से बाद में वो पेन, पेंसिल, गिलास, कप इन सब चीज़ों को पकड़ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सामान्य से विशिष्ट क्रिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आता है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। देखिए अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत का मतलब क्या, कि जो विकास होता है वो कहीं सभी पक्ष उसके एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यानी कि अंतर संबंधित होते हैं। इसका मतलब क्या कि जो विकास की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है कि व्यक्ति संपूर्ण तौर पर बढ़ता है और विकसित होता है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, ये ऐसे सभी प्रकार के जो गुण होते हैं उनके बीच में अंतर संबंध होता है, यानी कि वो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वो इन्हीं सभी गुणों के साथ आगे कार्य करता है। सुख और दुख का सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है। सुख, जब बच्चा सुख होता है, यानी सुख का सिद्धांत अगर मैं बोलूं तो सुख का सिद्धांत शैशवावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था, ये होता है सुख का टाइम पीरियड। और जो दुख आता है, जब हम दुख की बात करें तो वो आएगा किशोरावस्था में। किसमें आएगा, किशोरावस्था में, क्योंकि किशोरावस्था को तनाव और संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, तनाव और संघर्ष की अवस्था। अभी जब मैं अवस्थाएं आपको कराऊंगा तो उसके अंदर आपको बताऊंगा कि किशोरावस्था को तनाव और संघर्ष की, यानी आंधी और तूफान की अवस्था कहा और किसने कहा। देखिए मैं अभी बता देता हूँ किसने कहा, स्टेन हॉल ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपके बाल विकास के जितने भी स्टेजेस होती हैं उनके बारे में लेकर आऊँगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण का मतलब क्या है कि हमारा समाज कैसा है या फिर हमारा परिवेश या परिवार कैसा है। देखिए विकास हमारे परिवार के हिसाब से भी होता है और वातावरण के हिसाब से होता है। इन दोनों का आपसी मेल होता है और उसके बाद ही विकास हमारा प्रॉपर तरीके से हो पाता है। कभी कभी देखा होगा कि बिहेवियर के अंदर, कि अगर वंशानुक्रम की बात करूं तो बच्चा क्या होता है कि सब कुछ हर चीज़ में बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो विकास, ये जो गुण आए हैं ये बच्चे के, ये वंशानुक्रम के हिसाब से आए हैं। वातावरण में उसने रहना सीख लिया कि अब किस कंडीशन में हमें गुस्सा या अपने इमोशंस को, अपने संवेग को किस तरीके से कंट्रोल करना है। ठीक है, और शारीरिक क्रियाएं किस तरीके से करनी है और सामाजिक तौर पर क्रियाएं किस तरीके से करनी है, और वो यहाँ पर नैतिकता को भरपूर तरीके से कार्य करता है। तो ये वीडियो आपकी फिनिश होती है, मतलब यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई समस्या लगी हो तो आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो में आपको कहाँ पे दिक्कत लगी है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और ऐसे ही मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा और वीडियो लेके आता रहूँगा। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहेंगे, जिससे कि मेरी वीडियो को भी देख पाएंगे और DSSB का एग्ज़ाम भी दे पाएंगे। थैंक यू।